नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। अरावली पर्वतमाला केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अगले साल यानी कि 21 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की जो टिप्पणियां हैं फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि अरावली को लेकर फैलाई जा रहे भ्रमों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या फिर अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है, ताकि कई ऐसे अहम सवाल हैं जिन पर स्पष्ट दिशा मिल सके। तो कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं होगा। पर्वत श्रृंखला की परिभाषा को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, पर्यावरण मंत्रालय ने नई परिभाषा के लिए बकायदा इसकी सिफारिश भी की थी। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश इसके बाद स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश स्वीकार कर ली और इसके बाद देखिए हार्ड पावर कमेटी अरावली पर आंदोलन के बाद ये बड़ा जो फैसला है वो सामने आया है। उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा सस्पेंड करने के आदेश पर रोक लगा दी। अब ये आदेश सीबीआई की याचिका पर दिया गया, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि मामले पर गंभीर कानूनी सवाल हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। हालांकि सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत मिलने के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आदेश सुनते ही पीड़िता भावुक हो गई और न्याय मिलने की उम्मीद जताई। सीबीआई की याचिका पर मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता। मध्य प्रदेश में इन दिनों दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद थमता हुआ दिख नहीं रहा। उनके पोस्ट पर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, तो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विरोध शुरू हो चुका है। अब पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय पर कार्रवाई की मांग की। निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस संबंधी बयान को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। घर में घिरे दिग्विजय सिंह। पहले राहुल गांधी ने टोका, अब पार्टी के अंदर ही विरोध। महंगी पड़ी आरएसएस और बीजेपी की तारीफ। यही वो पोस्ट है जिसने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं। अपनी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था, एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। किस प्रकार से आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की ताकत को दिखाता है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद पार्टी के भीतर उनकी आलोचनाएं होने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा के सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने एक फेसबुक पोस्ट किया,
जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, कैमरे के सामने भी वो अपनी मांग पर डटी हुई नजर आईं। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है। एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं जमीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है, उनको हंसी का पात्र बनाता है। तो एक तो इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है, दूसरा ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो वो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली। इधर कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान भी दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर नाराजगी सामने आई थी। कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आपत्ति जताई, और अब मध्य प्रदेश के नेता भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिग्गी राजा पर हमलावर हैं। निधि ने फेसबुक पोस्ट में यहाँ तक लिख दिया कि वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की घबराहट। हालांकि इन सब पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, और ना उनकी टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है ना कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का उस पे देख करके, उसकी क्षमताओं को देख करके उनको काम दिया जाता है। दिग्विजय अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर वो अपने बयानों से बीजेपी और आरएसएस को सवालों पर खड़ा करते रहते हैं। लेकिन इस बार निशाना कैसे चूक गया, यही सवाल बड़ा हो गया। इस बार सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गए। इतना ही नहीं, अब तो उनके जूनियर भी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छतरपुर से INS 24/7 के लिए विनोद मिश्रा के साथ गौरव गुप्ता, भोपाल। और जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने दोगड़ा गांव में वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये चिकित्सालय आदिवासी समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। सीएम साय ने आश्रम की सेवा परंपरा और स्थानीय सहयोगियों के योगदान को याद भी किया। साथ ही ये कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी विकास का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में केंद्रीय संगठन मंत्री योगेश बापट और पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय मौजूद रही। और छत्तीसगढ़ में शासकीय कामकाज एक बार फिर से कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ठप पड़ गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद करो, कलम बंद करो आंदोलन शुरू किया, जो 31 दिसंबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। 4 तस्वीरें देखिए जिस तरह से रायपुर, सिमगा, धमतरी, बालोद में किस तरह के हालात बने। कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन में है और इस आंदोलन में प्रदेश भर के 4,10,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। रायपुर के इंद्रावती भवन सहित जिलों में कर्मचारी धरने पर बैठ गए, तो सिमगा जनपद पंचायत के सचिव संघ ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपा। धमतरी के गांधी मैदान में 3 दिवसीय धरना जारी रहा, तो वहीं बालोद जिले में सामूहिक अवकाश को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। डीए, वेतन विसंगति, कैशलेस उपचार जैसी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। तो फेडरेशन की प्रमुख मांगे हैं कलम बंद, काम बंद आंदोलन, जिसे केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों को वेतन भत्ता, 2019 से लंबित डीए एरियर का कर्मचारियों की जीपीएफ खाते में समायोजन होना चाहिए। वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इस तरह की मांगे कलम बंद काम बंद आंदोलन के तहत की जा रही है। 4 स्तरीय समय मान वेतनमान लागू किया जाए, जो अलग अलग वर्ष में दिया जाता है, इसकी मांग है। वहीं दूसरे भाजपा शासित राज्यों की तरह ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू कर दी जाए। कांकेर के ग्राम पूसा में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि गांव की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बीते दिन ग्रामीणों की अहम बैठक हुई, जिसमें उनसे मूल धर्म में वापस आने की बात कही गई, लेकिन दोनों ही कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
धर्मांतरण का विरोध, लेकिन क्रोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ग्राम पूसा में भी इसी तरह के हालात बने जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर वापसी से इनकार कर दिया। ईसाई धर्म की हैं ये दोनों कार्यकर्ता। तो ग्रामीणों की अहम बैठक भी हुई जिसमें मामला शांत कराने की भरसक कोशिश की गई। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे अब नहीं भेज रहे हैं ग्रामीण। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर इस समय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात होने वाले आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी तैयारियां शुरू कर दी। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर इस बार सिर्फ चालान नहीं बल्कि गाड़ी जब्ती और कोर्ट में पेशी तक की कार्रवाई की जाएगी। नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। देखिए खास रिपोर्ट। नए साल वाली जश्न की रात को शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ करीब 2 दर्जन प्रमुख चौक चौराहों पर जांच की जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की सख्त नजर भी रहेगी। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी मौके पर ही जब्त कर ली जाएगी। वहीं नए साल की रात होटल, क्लब और फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बिना अनुमति के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई होगी। रात 12 बजे के बाद शराब परोसने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की तैयारी है। नए साल के आयोजक गण हैं, उनको लेकर के सभी को एक नोटिस सर्व किया गया है और उनको अवगत कराया गया है कि धारा BNSS की धारा 168 के तहत में उनको नोटिस जारी किया गया है। उनको अवगत कराया गया है कि जो भी इनके द्वारा कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाना प्रभारी को दें, साथ ही साथ उसकी बराबर अनुमति प्राप्त करें। और इसके उपरांत जब भी उनके द्वारा कोई ऐसा आयोजन किया जाता है जिसमें शराब परोसा जा रहा हो या फिर शराब पिलाया जा रहा हो तो ऐसे लोगों को जिनके द्वारा शराब पिया गया है उनको उनके घर तक पहुंचाने की या फिर उनको ड्राइवर उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी उस आयोजक की होगी। आइए अब जानते हैं शराब पीकर ड्राइव करने वालों पर पुलिस ने साल भर में कितनी कार्रवाइयां की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई: जनवरी 120, फरवरी 196, मार्च 149, अप्रैल 111, मई 156, जून 136, जुलाई 57, अगस्त 261, सितंबर 155, अक्टूबर 40, नवंबर 89 और 20 दिसंबर तक 41, कुल 1501 लोगों पर कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा नए साल का जश्न। वहीं नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ाएगा ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, साथ ही वाहन भी जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस जेल में भी बंद करेगी। नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों को जेल में बितानी पड़ेगी। कुल मिलाकर अलग अलग आयोजनों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नशेड़ियों के साथ साथ नशे का सामान परोसने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक खबर सामने आई, जहां के जंगलों में जवानों को निशाना बनाने की नक्सलियों की एक और बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। डीआरजी गंगालूर पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान 10 किलो का एक शक्तिशाली आईडी बरामद किया, जिसे जवानों को हताहत करने के मकसद से लगाया गया था। जिले के मुनगा पैदा कोरमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों का संयुक्त दल एरिया डोमिनेशन पर निकला और इस दौरान डिमाइनिंग टीम को मुनगा रोड के पास पगडंडी मार्ग पर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखी। बारीकी से जब जांच की गई तो वहां नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखा गया 10 किलोग्राम का प्रेशर आईडी मिला। बीजापुर एसपी ने जानकारी दी कि नक्सलियों ने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर जाल बिछाया था। सूचना मिली, इसके बाद बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से आईडी को डिफ्यूज करके वहीं नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की सतर्कता को न केवल जवानों की जान भी बचाई गई, बल्कि नक्सलियों के बैकफुट पर होने के दावों को मजबूत भी किया गया। इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है।
नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित धनवार नाके से पुलिस ने एक ट्रक के भीतर से करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया। तस्करों ने नशे की इस बड़ी खेप को छिपाने के लिए नारियल के भूसे का सहारा लिया, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। मामला है बसंतपुर थाना क्षेत्र का, जहां वनोपज जांच नाके पर पुलिस ने घेराबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी हुई, उसके बाद ट्रक में नारियल का भूसा भरा मिला, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो नीचे 40 बड़े पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेट में 12 क्विंटल गांजा भरा था। पकड़े गए 3 आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो इस खेप को उड़ीसा से लेकर राजस्थान जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक और 6 करोड़ के गांजे को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उड़ीसा से राजस्थान तक फैले इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। तो एक के बाद एक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। धनवार बॉर्डर के आसपास जो है एक ट्रक है जिसके अंदर कुछ अवैध मादक पदार्थ लोड है। इसी के तारतम्य में हमारी जो बसंतपुर थाने की टीम थी उसके द्वारा वहां पर चेकिंग किया गया। चेकिंग के दरमियान एक गाड़ी जिसका पासिंग राजस्थान का था, उस गाड़ी को चेक किया गया था। गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे उनसे पूछताछ की गई थी और गाड़ी के चेकिंग में ये पता चला था कि उस गाड़ी के अंदर कुछ गांजा जो है, गांजा या उसके जैसा पदार्थ जो है वो लोडेड। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के कई व्हाट्सएप ग्रुप पर साइबर अटैक हुआ, यानी हैकर ने 3 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की टीम ने शिकायत कर जांच शुरू कर दी है। तो वीएचपी के व्हाट्सएप ग्रुप संगठन विश्व हिंदू परिषद के नाम से कई ग्रुप बने हुए हैं। तो सवेरे से देखा 3 ग्रुप एसबीआई के नाम से, उसमें हमारे संगठन के लोग एडमिन दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सूचना मिली कि जैसे ही उस ग्रुप को खोल रहे हैं तो कोई भी लिंक खुल रही है और लिंक खुलने के बाद पैसे भी गायब होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि एसबीआई के नाम से लोग फर्जी ग्रुप को हायर करके, हैक करके और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अंबिकापुर के सत्तीपारा में एक व्यापारी से हुई 20 लाख रुपयों की लूट की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। लूट की इस पूरी पटकथा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का वफादार नौकर ही निकला। इस घटना का फुटेज सामने आ चुका है। अंबिकापुर के कैलाश मोड़ पर हुई इस वारदात ने शहर को दहला दिया था। पुलिस की घेराबंदी हुई और आरोपी घबरा गया, रुपयों से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 18 लाख रुपए और एक बाइक बरामद की है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस मामले को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। बता दें, इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। तो लूट और सियासत। लूट मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का पोस्ट भी सामने आया। टीएस सिंहदेव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि इस लूट कांड का पर्दाफाश हो चुका है, नौकर ही मास्टरमाइंड निकला। हाँ मामा, दुकान से 9:30 बजे निकले हैं और उसके बाद घर गए थे। घर जा रहा था, रास्ते में कहाँ पर? कैलाश मोड़ के बाद महामाया वो है, उसकी दुकान के बगल से हम अंदर जा रहे थे। आप स्कूटी में थे मामा? हाँ मैं स्कूटी में। कैलाश मोड़ के पास हुआ है? कैलाश मोड़ से अंदर, मतलब कॉलोनी के अंदर? कैलाश मोड़ से दादी मंदिर तरफ आते हैं। एक दुकान से बाजू रास्ता है, गली। हाँ, तो वो ईटा में छुप के बैठा हुआ था। अच्छा, कितने लोग थे? एक लोग मेरे को दिखा। मैं सोचा कोई गाय दूहने वाला है। एक लोग था? हाँ, वहाँ गाय दूहती है तो मैं अलर्ट था, फिर भी वो डंडा से मारा, मेरे को गिरा दिया। मेरे सामने का बैग वैग लेके भाग गया। कितना पैसा था मामा लगभग? कम से कम 15 से 20 लाख के बीच। पुलिस जो है तत्काल हरकत में आई और सीएसपी अंबिकापुर के नेतृत्व में साइबर कोतवाली की एक टीम बना करके घटना स्थल तथा आसपास के लोकेशन में रवाना किया गया। मुखबिरों के माध्यम से हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सरगुजा पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कल रात के 12 बजे के
आसपास में जो है रुपयों से भरा बैग जिसमें करीबन 18 लाख रुपए थे, 18 लाख 1,000 के आसपास, उसको साथ ही साथ घटना में आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक पल्सर, सफेद रंग की पल्सर बाइक को जो है कल रात में ही बरामद कर लिया था। इधर राजधानी भोपाल में भी चोरी का हैरत अंगेज मामला सामने आया। एयरपोर्ट रोड स्थित सूरज नगर में सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के घर चोरी से पहले बदमाशों ने घर के 2 खूंखार कुत्तों को पहले मांस खिलाया, फिर शांत कर दिया। फिर नकाबपोश 8 शातिर चोर हथियार लेकर दीवार फांद कर घर में घुस गए। इस वारदात में भी 18 लाख रुपए कैश, लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया गया कि चोरों ने रेकी की वारदात को अंजाम दिया। करीब रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक शातिर चोर कॉलोनी में टहलते रहे। बता दें, इस घटना के समय पीड़ित परिवार इंदौर गया था। घटना की जानकारी नौकरानी ने दी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इधर नागदा में अटलावदा के स्कूल में शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस समस्या से परेशान होकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ही ताला जड़ दिया। उनका ये कहना है कि जब तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं आता, तब तक वो स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। ये भी बता दें कि स्कूल में किसी शिक्षक के नहीं होने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।